नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त कैप्टन सिंह फिर से पेश है आपके सामने लेकर एक हैरत अंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। रियल हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी यूपी के बिजनौर जिले के गजरौला गांव की कहानी है, जहां पर रहता है एक आईआईटी स्टूडेंट संजीव कुमार यादव। संजीव छुट्टियों में अपने गांव गजरौला वापस आ रहा था। दोपहर का समय था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ बच्चे गिल्ली डंडा का खेल खेल रहे हैं। बच्चों को रास्ते में खेलता देखकर संजीव को भी मानो अपने बचपन के दिन याद आ गए। वह सभी की ओर हाथ हिलाता हुआ आगे की ओर बढ़ गया। अभी वह कुछ ही देर आगे चला होगा कि वहां पर उसे सड़क किनारे एक चबूतरे के पास एक 11-12 साल का लड़का बैठा हुआ दिखाई दिया। लड़के को अकेला बैठा देखकर संजीव को हैरानी हुई। वह सोचने लगा, सभी बच्चे मिलजुल कर खेल खेल रहे हैं, फिर यह लड़का अकेला क्यों बैठा हुआ है? जरूर कोई बात है। संजीव से रहा ना गया। वह उस लड़के के पास पहुंचा और उससे बोला, अरे छोटे भाई, तुम यहाँ पर अकेले कैसे बैठे हो? बाकी बच्चों के साथ तुम खेल क्यों नहीं रहे? बच्चे ने काफी उदासी भरी निगाहों से संजीव की ओर देखा और बोला, ये सभी लोग मुझे अपने साथ नहीं खिलाते और ना ही मुझे इनके साथ इस तरह के खेल खेलने में मजा आता, इसलिए मैं चुपचाप यहीं बैठा रहता हूं और दूर से इनको देखता रहता हूं। फिर संजीव बोला, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने अपना नाम श्याम बताया। बातों बातों में संजीव ने उस छोटे लड़के से दोस्ती कर ली और अपने बैग में से निकाल कर उसे एक चॉकलेट खाने को भी दे दी। बच्चे ने चॉकलेट हाथ में ली और बोला, ठीक है भैया, अब आप जाइए। संजीव बोला, तुम भी मेरे साथ चलो ना, गांव की ओर चलते हैं। बच्चा बोला, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मेरे पापा आने वाले होंगे, मैं यहीं बैठकर उनका इंतजार कर रहा हूं। संजीव बोला, ठीक है, मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। और हाँ, तुम्हें और चॉकलेट चाहिए तो मेरे घर पर जरूर आ जाना। मैं तालाब के साथ जो शीशम है उसके साथ वाले घर में रहता हूं। बच्चे से विदा लेकर संजीव खुशी खुशी अपने घर की ओर आगे बढ़ चला। रास्ते में उसे कई अपने दोस्त भी मिले, जिनसे हाथ मिलाने के बाद उसने अगले दिन सबसे बैठक में मिलने का वादा किया और घर की ओर जल्दी से जल्दी पहुंचने के इरादे से तेजी से दौड़ने लगा। अब वह अपने घर से कुछ ही दूरी पर था कि उसे अपना बेस्ट फ्रेंड दिवाकर मिला। दिवाकर बहुत खुश हुआ संजीव से मिलकर। संजीव ने उससे उसके हालचाल पूछे। दिवाकर बोला, बाकी सब तो ठीक है यार, लेकिन मेरे बड़े भाई बहुत ज्यादा परेशान है आजकल। संजीव ने कारण पूछा तो वह बोला, उनके बेटे का स्वर्गवास हो गया है, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान रहते हैं। संजीव से यह सुनने के बाद रहा ना गया
वह बोला ठीक है, मैं अभी तेरे घर चलता हूँ। पर दिवाकर ने कहा नहीं यार, पहले तू अपने घर जा, सामान रख कर फ्रेश होकर शाम को आ जाइयो, तब हम चलेंगे एक साथ। संजीव बोला ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। अपने घर पहुंचने के बाद संजीव जल्दी से फ्रेश हुआ और अपने परिवार में सभी से मिलने के बाद शाम को जल्दी जल्दी दिवाकर के घर पहुंच गया। दिवाकर से मिलने के बाद उसने पूछा, अच्छा यार ये तो बता, तेरे भतीजे की डेथ आखिर हुई कैसे? दिवाकर ने बताया कि 15 दिन पहले वह खेत में खेल रहा था, तभी एक सांप ने उसे काट लिया था। विष इतना भयंकर था कि ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई। ओझे को बुलाया गया लेकिन उसका कोई असर नहीं। अंत में गांव के बाहर उसकी समाधि बना दी गई और शाम को वहीं पर दिया जलाने हम सभी जाएंगे, तो आज तू भी हमारे साथ चल। संजीव बोला ठीक है, और संजीव भी उसके साथ उसके भाई के घर चल पड़ा। वहां पर वह भाई से मिला और उनको दुख में ढांढस बंधाने की कोशिश की। फिर सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर उसके लड़के की समाधि की ओर बढ़ चले दिया जलाने के लिए। रास्ते में दिवाकर ने बताया कि इसके बेटे का अंतिम संस्कार करते समय इसकी आत्मा की शांति के लिए खेतों के पास इसकी समाधि बना दी गई है, ताकि निरंतर उस पे दिया जलाकर इसकी अबोध आत्मा को शांत किया जा सके और अन्य बच्चों को आपातकाल की मृत्यु से बचाया जा सके। बात करते करते संजीव का ध्यान गया कि ये सभी लोग उसी रास्ते की ओर जा रहे थे जहां से संजीव दिन में आया था। संजीव बोला, दिन में मैं इसी रास्ते से तो होकर आया था, तब मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात न थी। बताओ, इनके ऊपर तो मानो दुख का पहाड़ ही टूट गया। बच्चे के बारे में सुनकर संदीप को भी काफी गहरा आघात पहुंच रहा था। दिवाकर का भाई जोर जोर से रोए जा रहा था, मानो उसे अपने इकलौते बेटे की याद बुरी तरह से सता रही थी। फिर वे सभी एक समाधि के पास आकर रुके। समाधि को देखकर संजीव बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि यह तो वही चबूतरा था जहां दिन में एक बालक बैठा था और जिसको संजीव चॉकलेट देकर अपने घर की ओर बढ़ गया था। संजीव सोचने लगा, भला इस समाधि के पास बच्चे क्यों खेल रहे थे और वो बालक यहीं पर बैठा क्या कर रहा था। पर चलो कोई नहीं, बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, उन्हें इतना ज्ञान कहाँ। यह सोचकर संजीव शांत रहा। वह कुछ सोच ही रहा था कि तभी दिवाकर का भाई दीपक जलाने के बाद जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। दिवाकर ने उसे संभाला। भैया शांत हो जाओ, मत रो, आपके रोने से अब श्याम तो वापस आने से रहा। बच्चे का नाम सुनते ही मानो संजीव के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दिवाकर का भाई भी जोर जोर से रोने लगा। श्याम, बेटा श्याम, कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ श्याम। सभी लोगों ने मिलकर दिवाकर के भाई को संभाला और कुछ देर वहां रुकने के बाद वापस गांव की ओर चलने लगे। लेकिन
अब संजीव के दिमाग में परेशानियां बढ़ती जा रही थी। वह लगातार उस बच्चे श्याम के बारे में सोचे जा रहा था जिसको उसने चॉकलेट दी थी। एक तरफ उसका दिल यह हरगिज मानने को तैयार नहीं था कि उसने यह चॉकलेट एक मरे हुए बच्चे को दी थी या एक आत्मा को वह चॉकलेट दे चुका था। वह सोच रहा था ऐसा तो नहीं श्याम नाम का ये कोई दूसरा बच्चा हो या इस बच्चे ने जानबूझकर अपना नाम गलत बताया हो। ऐसी ही अनसुलझी बातों के बीच संजीव खोया हुआ था और भारी कदमों से उन लोगों के साथ गांव की ओर चल रहा था कि तभी उसने पीछे मुड़कर देखा और उसी समाधि के चबूतरे पर वही बालक बैठा हुआ दिखाई दिया। थोड़ी देर पहले तो सभी लोग वहीं से आए थे, तब वहां पर कोई न था। फिर ये बच्चा अचानक कहां से आ गया, वो भी शाम के समय? क्या चक्कर हो सकता है? संजीव ये सब बात सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में उलझनें बढ़ती जा रही थी। उसने दिवाकर को आवाज दी, यार जरा पीछे देखना। दिवाकर ने मुड़कर देखा और बोला, हाँ संजीव बोल, क्या बात है? वो बोला, जरा चबूतरे की तरफ मुड़कर तो देख, वहां कौन है? दिवाकर बोला, यार कोई भी तो नहीं, और तू ऐसी परिस्थितियों में कैसी बातें कर रहा है यार? आखिर तू कहना क्या चाहता है? अब संजीव के दिमाग में मानो 24,000 वोल्ट का झटका सा लगा और एक ही सेकंड में वह सारी बात समझ गया कि दिन में जो कुछ भी उसके साथ घटना घटी वो कोई असामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि ये बच्चा अब भी समाधि पर बैठा केवल संजीव को ही दिख रहा था। दिवाकर को यह बच्चा नहीं दिखाई दे रहा था। संजीव समझदार था, उसने इस समय कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। साथ ही वह बुरी तरह से डर भी चुका था। उसने सोचा, अगर ये सारी बातें मैं इसी वक्त दिवाकर के साथ शेयर करूंगा तो वह समझेगा कि मैं कोई मजाक कर रहा हूं। घबराकर संजीव ने एक बार फिर पीछे की ओर देखा। पीछे देखते ही मानो वह बुरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि अब बच्चा पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था और उसकी दोनों आंखें लाल हो रही थी। बच्चा उन लाल आंखों से एकटक संजीव को देखे जा रहा था और उसके हाथ में वही चॉकलेट थी जो आज दोपहर संजीव ने उसे दी थी। ये सब देखकर संजीव का दिल जोरों से धड़क रहा था और वह भीड़ के साथ आगे आगे जल्दी जल्दी चलने लगा। दिवाकर ने पूछा, क्या हुआ यार? लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे घर चलकर आराम करना चाहिए। दिवाकर को घर छोड़ने के बाद संजीव अपने घर पहुंचा, लेकिन उसके दिमाग में अब भी उसी बच्चे की इमेज बन रही थी। चाहते हुए भी वह उस बच्चे को भूल नहीं पा रहा था। आंख बंद करने पर उसी बच्चे की तस्वीर उसकी आंखों में आ जाती थी, जिससे वह बुरी तरह से डर जाता था। अब संजीव की तबीयत खराब होने लगी, उसे तेज बुखार चढ़ गया। उसने पीसीएम की गोली ली और टाइम से सो गया। उसके घर वालों ने बोला, संजीव खाना तो खा लो बेटा। संजीव ने कहा, नहीं माँ, मैं थका हुआ हूँ और मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करने दो। ये बात सुनकर संजीव को किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं करा और वह सो गया। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या हुआ होगा? कौन था ये बच्चा श्याम?
जो केवल संजीव को ही दिखाई दे रहा था और बाकी लोगों को नहीं। संजीव की तबीयत क्यों खराब हो रही थी, इसके सेकंड पार्ट में आप देखेंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान चॉकलेट। क्या इस बच्चे को मुक्ति मिल पाएगी या संजीव के ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी? दिवाकर को आखिर ये बच्चा क्यों नहीं दिखा और इस कहानी में चॉकलेट की क्या भूमिका है? और हाँ दोस्तों, कहानी को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए ऐसी ही और कहानी लेकर हम आते रहेंगे। ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों का आनंद उठाने के लिए रियल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं चॉकलेट पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप अपने दोस्त और होस्ट कैप्टन सिंह को इजाजत दीजिए। जय हिंद।